सीज फायर शब्द का डिक्शनरी में मतलब ढूंढेंगे तो मिलेगा युद्ध विराम, लेकिन अंग्रेजी का ये शब्द जियोपॉलिटिक्स की भाषा में अलग मायने रखता है। युद्ध विराम ताकि मौका ढूंढकर हमला कर सके। कम से कम इसराइल के लिए तो इस शब्द का यही मतलब दिख रहा होगा फिलहाल। पिछले साल जनवरी में गजा में युद्ध विराम के बाद भी इसराइल ने बमबारी जारी रखी और अब ईरान अमेरिका ने युद्ध विराम किया है, लेकिन इसराइल अब भी बम बरसा रहा है। लेबनान में लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जंग वाकई रुक गई है या 15 दिनों का जो सीज़ फायर किया गया है वो महज कागज़ पर लिखे कोरे लफ्ज़ हैं। वैसे असली कागज़ कहाँ है, इसकी भी अभी खोजबीन चल ही रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि जो कागज़ हमें मिला है वो अलग है और जो कागज़ ईरान दुनिया को दिखा रहा है वो एकदम अलग है। हम ईरान के 10 बिंदु वाले प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। क़यामत लाने की धमकी के 90 मिनट पहले जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो ट्रंप ने कहा कि हम ईरान की 10 मांगों पर विचार कर रहे हैं। जायज़ मांगे हैं, इसको आधार बनाकर बातचीत की जा सकती है। ट्रंप ने ये बात कही। जो 10 मांगे ईरान ने रखी थी उसमें एक ये भी थी कि जंग सभी फ्रंट पर रोकी जाए। अलग से लेबनान का नाम भी इसमें लिखा हुआ था। यहाँ तक कि इस युद्ध विराम की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब युद्ध विराम वाला ट्वीट किया तो उसमें भी लेबनान का नाम अलग से लिखा हुआ था। फिर इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी क्यों रखे? कल सीज़ फायर के ऐलान के बाद इसराइल ने लेबनान में 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। इस 10 मिनट के हमले में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पुष्टि तो इतनी की हो चुकी है, कई मलबे के नीचे भी दबे हुए हैं। घायलों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। ये तबाही महज 10 मिनट के अंदर हुई है। हमने 8 अप्रैल के राजदूत में ही बताया था कि लेबनान की जंग ईरान से भी ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है और इसी वजह से हमलों में ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। और ईरान में चल रही जंग की वजह से लेबनान ओवरशैडो भी हुआ है। पर 9 अप्रैल को इसराइल ने जो तबाही वहाँ मचाई उसने एक बार फिर लेबनान का संकट चर्चे में ला दिया है। अमेरिकी कह रहे हैं कि लेबनान की तो कोई बात प्रस्ताव में थी ही नहीं। ईरानी कह रहे हैं कि डे 1 से वाली मांग प्रस्ताव में जुड़ी हुई थी, अब झूठ बोल रहे हैं। इसराइल ने जो हमला किया है वो तो सीज़ फायर का उल्लंघन है। इसीलिए अमेरिकी मीडिया हाउस CBS लिख रहा है कि ये सीज़ फायर फ़िलहाल डीरेल होते दिख रहा है। इसराइली हमले के बाद ईरान इससे पीछे हटना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर भी 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। 2 रिपोर्ट सामने आई है। एक तो ये कि ईरान ने वापस ये बंद कर दिया है। जब ये बात व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछी गई तो उन्होंने इसे फेक न्यूज़ बता दिया। एक और ख़बर ये है कि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पार करने के लिए एक दूसरा रूट का मैप जारी किया है ताकि जहाज़ माइन से बचकर वहाँ आगे निकल सकें। ईरान ने आधिकारिक तौर पर हॉर्मूज़ को बंद करने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन लगता है कि बिना लेबनान की जंग रोके ईरानी सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं होंगे। सीज़ फायर डीरेल होने की आशंका एक और ख़बर से भी मिलती है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कल सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था। पोस्ट ये कहता है कि ईरानी अधिकारी इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बातचीत हो सके, पर आज वो पोस्ट डिलीट कर लिया गया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इनमें से एक मायने ये भी है कि शायद लेबनान पर हमले की वजह से ईरान नाराज़ हो गया है और अब बातचीत में शामिल होने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरानियों को नई धमकी दे रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर लिखा है उन्होंने कि हॉर्मूज़ खुला रहेगा, हमारी मिलिट्री उस इलाके में ही मौजूद है, गश्त कर रही है, आराम कर रही है। हम तब तक वहाँ पे अड़े रहेंगे जब तक सब कुछ सही ढंग से शुरू नहीं हो जाता। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम पहले से भी ज़्यादा तेज़ और तीव्र हमला करेंगे और पहले से कमज़ोर हो चुके ईरानी शासन को ख़त्म कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। वहीं इसराइली सीज़ फायर को डिज़ास्टर की तरह देख रहे हैं। उनको डर है कि कोई डील हो गई और प्रतिबंध हट गई ईरान से तो ईरान पूरी दुनिया के साथ व्यापार करने लगेगा। ऊपर से हॉर्मूज़ से भी अब वो पैसे कमाने का प्लान बना ही रहा है। ऐसे में इसराइल ने ईरान को ख़त्म करने के लिए जो ये जंग छेड़ी थी वो एकदम उल्टी पड़ती दिख रही है। ये डर इसराइलियों को सता रहा है। इसीलिए आज के शो में इसराइलियों के इस डर के बारे में भी बात करेंगे, ट्रंप की धमकी पर भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई सीज़ फायर टूट चुका है, क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दिया है, लेबनान में हुए हमले का बदला ईरान किस तरह से ले रहा है और कल यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली जो मीटिंग है उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है और क्या बातें डिस्कस हो सकती हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से कल छोड़ी थी। सीज फायर का ऐलान हुआ, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि हमने रिजीम चेंज कर लिया है और हॉर्मूज खुलवा दिया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका को हमारी शर्त मानने पर मजबूर होना पड़ा है, वो बातचीत के टेबल पर आ गया है और हमारी शर्तें मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल को सीज़फायर से संबंधित 3 पोस्ट किए थे और गालिबन उसके बाद वो सो गए होंगे। उन 3 पोस्ट का हमने कल आप जिक्र कर दिया था कल के राजदूत में। आज ट्रंप ने ईरान जंग से संबंधित 5 पोस्ट किए हैं ट्रुथ सोशल पर। एक एक करके आपको बताते हैं कि ट्रंप ने उनमें क्या लिखा है। पहले पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, हमने वहाँ एक सफल सत्ता परिवर्तन कर दिया है। B-2 बॉम्बर से हमने वहाँ की जो न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही मचाई है, अब वहाँ फैले मलबे की खुदाई की जाएगी और एनरिच यूरेनियम को निकाला जाएगा। जंग के बाद से उन साइट्स में कोई हलचल नहीं देखी गई है, उसे टच तक नहीं किया गया है। हमारी स्पेस फोर्स लगातार नज़र रख रही है। सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ट्रंप यहाँ पे। ट्रंप आगे लिखते हैं कि हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। 15 बिंदुओं में से कई पर पहले ही सहमति बन चुकी है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये जो बात ट्रंप हमेशा लिखते हैं यहाँ भी लिखी है। ट्रंप के इस पोस्ट से 2 ज़रूरी बातें नोट की जानी चाहिए। पहली, एनरिच यूरेनियम पर की गई उनकी टिप्पणी। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की खुदाई करवाना चाहते हैं ताकि यूरेनियम वहाँ से निकाला जा सके। अमेरिका उसे रखेगा ईरान के पास। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, लगभग 450 किलोग्राम। अगर इसे 90% से ज़्यादा एनरिच्ड कर लिया गया तो इसे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही डर अमेरिका और इसराइल को है, पर ईरान ने कहा है कि वो इसका इस्तेमाल सिविलियन यूज़ के लिए कर रहा है, कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है। अब ये यूरेनियम ईरान ने कहाँ छिपा रखा है, ये बात ईरान ही जानता है। अमेरिकियों ने जंग के दौरान इस यूरेनियम को चुराने का प्लान भी बनाया था और ये जो प्लान है वो ट्रंप की टेबल पर पेश भी किया गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इस्फहान और फोर्दो अमेरिकियों के अनुसार इन 2 साइट्स पर ये जो यूरेनियम है वो छुपा हो सकता है, इसकी संभावना बताई जाती है। पर क्या ईरानी इतनी ख़ास चीज़ इतनी जानी मानी जगह पर रखेंगे, और ऐसे वक्त में जब वो युद्ध में हैं? कई जानकारों ने कहा है कि जब अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध की धमकी दे रहा था तो उस समय ही ईरान ने ये यूरेनियम किसी खुफिया ठिकाने में छिपा कर रख दिया है। इस्लामाबाद में जो समझौता होने वाला है, क्या उसमें ईरान का ये यूरेनियम अमेरिकियों के हवाले करने की बात होगी? ये आगे देखने वाली बात है। अभी देखने वाली बात यह है कि 10 पॉइंट्स का जो प्लान ईरानियों ने पेश किया है उसमें उन्होंने एनरिचमेंट का अधिकार मांगा है। सवाल ये है कि अगर एनरिचमेंट का अधिकार मांगा गया है तो 60% तक एनरिच किया गया यूरेनियम अमेरिका को क्यों सौंपा जाएगा? बात यही हुई कि ये 10 किलो मलाई आपने निकाली है, आप हमें दे दो, आप फिर मलाई निकाल लेना, नो प्रॉब्लम। ईरान क्या इस बात पर राज़ी होगा? क्योंकि बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, वो दूध और शहद का देश है। मलाई चोरी करनी है इसराइल को। ईरान ने सालों लगाकर ये 400 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो शुद्ध किया है, ये वापस दे दिया तो क्या इसराइल दोबारा बनाने देगा? इस दौरान दोबारा हमला नहीं करेगा? ये सवाल भी बना हुआ है। पर ये इकलौता सवाल नहीं है। दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से नोट करने वाली है वो है सैंक्शंस में रिलीफ। ट्रंप ने ये साफ साफ लिखा है कि वो प्रतिबंधों में और टैरिफ में छूट दे सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगाए सैंक्शंस हटा दिए हैं। ये इसलिए किया गया ताकि तेल की कीमतों की बढ़ती रफ्तार कुछ रुके। इससे ईरान को फ़ायदा हुआ है। भारत भी ईरान का तेल इंपोर्ट कर रहा है। अब अगर बाकी प्रतिबंधों पर भी छूट मिलती है तो ईरान खूब नोट छापेगा। कई सालों से प्रतिबंधों के चलते ईरान सीधे किसी देश के साथ काम नहीं कर पा रहा है। बाहर की कंपनियां भी वहां निवेश नहीं करती हैं, पर प्रतिबंध हटने के बाद से यह सब संभव होगा। इससे इसराइली कितने सहज होंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप भले ही कहें कि रिजीम चेंज हो चुका है, पर सच्चाई ये है कि पहले से ज़्यादा हार्ड लाइनर्स ईरान की सत्ता में काबिज हो चुके हैं। इसराइली ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए तो इससे इस्लामिक रिजीम और मजबूत होगा। इसकी बात हम विस्तार से आगे करेंगे भी। इसराइल के अखबार इसी को लेकर नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अभी ट्रंप के पोस्ट पर वापस लौटते हैं। ट्रंप ने सैंक्शंस हटाने के साथ साथ अपनी पोस्ट में एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है, टैरिफ। ट्रंप के अनुसार ये उनका सबसे पसंदीदा शब्द है और अब इसका स्वाद ईरान को भी मिलेगा।
सवाल ये है कि क्या इसका मतलब अब ईरान और अमेरिका के बीच व्यापार होगा, क्योंकि टैरिफ तो उसी पर लगाए जाते हैं जिनके साथ आपका व्यापार होता है। अमेरिका का ईरान के साथ फ़िलहाल व्यापार नहीं है, पर ट्रंप ने टैरिफ का जिक्र किया है, तो क्या ये इशारा है कि वो ईरान के साथ व्यापार करेंगे? अगर हाँ, तो इसराइलियों के लिए करेला नीम चढ़ा वाली बात होगी ये भी। अब आइए अगले पोस्ट पर। इसमें ट्रंप लिखते हैं कि जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे उन पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान किन देशों से हथियारों की खरीद फरोख्त करता है दुनिया अच्छी तरह जानती है। दुनिया को पता है तो ट्रंप को भी पता ही होगा, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट से कुछ छिपता है नहीं। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से अमेरिकी अखबार ने बताया था कि जंग के दौरान भी ईरान चीन से मिसाइल फील्ड बनाने के रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है। ईरान चीन और रूस से हथियार भी ख़रीदता है, ये बात भी जग ज़ाहिर है। और रूस को तो उसने अपने शाही ड्रोन भी बेचे हैं। तो क्या ट्रंप इनडायरेक्टली चीन और रूस को धमका रहे हैं? क्या ट्रंप ख़ास तौर पे चीन पर 50% टैरिफ लगाने की हिम्मत कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि चीन के साथ एक टैरिफ वॉर की एक झलक वो पहले ही देख चुके हैं। चीन ने जब चुंबक की सप्लाई रोक दी थी तब खुद ट्रंप को झुककर चीनियों से डील करनी पड़ी थी। तो हमारा मानना ये है कि ये वाला पोस्ट हवाबाजी के लिए ही किया गया था। वो चीन या रूस पर टैरिफ फ़िलहाल नहीं लगाने वाले। अब आइए डोनाल्ड ट्रंप के तीसरे पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने ईरान के 10 बिंदु वाले प्रस्ताव का जिक्र किया है। उन्होंने ये लिखा है कि जिनका अमेरिका और ईरान की बातचीत से लेना देना नहीं है, वो हमें ईरान के प्रस्ताव वाला कागज़ क्यों भेज रहे हैं। अब ट्रंप इसमें किसी देश की बात कर रहे हैं या किसी नेता की बात कर रहे हैं, ये अभी पता नहीं है। पर आगे इसी पोस्ट में ट्रंप CNN का नाम लेते हैं, और एक अलग ही ट्रुथ सोशल के पोस्ट में ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को कॉल आउट भी किया है और लिखा है कि इन मीडिया हाउसेस ने ईरान का झूठा प्रस्ताव छापा है। और पांचवें और आखिरी पोस्ट में जो आज ट्रंप ने किया है ईरान के बारे में, उसमें ट्रंप ने अपनी धमकियां दोहराई हैं। लिखा है कि ईरान ने अगर बातचीत में व्यवधान डाला तो हम उन पर हमला बोल देंगे। हमला, मार काट, खून खराबे से ट्रंप अभी बातचीत पर आए हैं, पर इसराइल पूरी कोशिश में लगा है कि ये सीज़फायर डिरेल हो जाए, बिगड़ जाए, टूट जाए, क्योंकि उन्हें ही इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि इसराइली पूरी कोशिश कर रहे थे कि ईरान के साथ कोई भी सीज़फायर ना हो पाए अमेरिका का। 7 अप्रैल की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि युद्ध से पहले नेतन्याहू ट्रंप के पास 4 पॉइंट का एक प्लान लेकर गए थे। इसमें चौथा पॉइंट रजीम चेंज वाला था। दिलचस्प बात यह है कि CIA की मुखिया ने जब ये प्लान देखा तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस प्लान को बकवास कहा, और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को जब इस प्लान के बारे में बताया गया तो उन्होंने भी इस प्लान की आलोचना ही की, हमले को मना भी किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर प्रेसिडेंट राज़ी हैं तो हम इस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। इसराइल का पेश किया 4 पॉइंट वाला प्लान तो फिलहाल फेल होता दिख रहा है। आंतरिक प्रेशर और तेल के बढ़ते दामों और गिरते शेयर मार्केट के चलते ट्रंप सीज़फायर के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन इसराइल के लिए ये एक फैक्टर नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि इसराइल की जो इमेज अमेरिकी जनता के बीच में, ख़ास तौर पर युवाओं में ख़राब हुई है, उसे सुधारा जा सके। ऐसे में संभव है कि अगले प्रशासन से इसराइल को वो समर्थन नहीं मिलेगा जैसे ट्रंप प्रशासन में मिल रहा है। इसलिए इसराइल ऊँट का पूरा दूध निचोड़ लेना चाहता है। अभी ईरान को इतना पीछे ढकेल दो कि सालों तक न उठ सके। ईरान पीछे हटना तो दूर, इस युद्ध से उल्टा मजबूत होता ही दिख रहा है। जैसा पहले हमने बताया, डील हुई तो सैंक्शंस हटेंगे, अमेरिका से व्यापार होगा, और हॉर्मुज़ से टोल ना भी मिला तो कम से कम दुनिया को पता चलेगा कि हॉर्मुज़ का मालिक कौन है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। 9 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इसराइल में इसराइली पत्रकार लाजर बर्मैन का एक लेख छपा है, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि नेतन्याहू की इस जंग से ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको ही फ़ायदा होगा। बर्मैन लिखते हैं कि ट्रंप ईरानी सभ्यता को मिटाने की बात कर रहे थे। वो अभी भी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जंग के अंत में ईरानी ही असली विजेता बने हैं। अगर 10 अप्रैल को ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है और ईरान को प्रतिबंध में छूट मिल जाता है तो वो पैसा कमाना शुरू कर देगा। ऊपर से हॉर्मुज़ पर भी अब उसका कंट्रोल हो चुका है। वो वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस लेगा, जिससे हर रोज़ वो करोड़ों डॉलर कमा सकता है। एक ईरानी अधिकारी के अनुमान के मुताबिक साल भर में ये रकम 80 अरब डॉलर से भी ज़्यादा जा सकती है, जो इसराइल के पूरे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। बर्मैन आगे ये भी लिखते हैं कि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस जंग में ईरानी सेना को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान की भरपाई की जा सकती है, और जब आपके पास पैसा आने लगे तो और आसानी से ये काम हो सकता है।
नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान में उनके गोल्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, अचीव नहीं हुए हैं। अगले 6 महीने में चुनाव हैं और नेतन्याहू अब भी बिना किसी डिसाइसिव जीत के वापस आ रहे हैं। गज़ा, लेबनान के बाद एक और युद्ध निर्णायक जीत के बिना समाप्त होता दिख रहा है। लेबनान में जो हो रहा है अब उसे बर्मेन के तर्कों के आईने से देखिए। इसराइल का गोल अचीव नहीं हुआ है, सो अब वो मैदान में गड्ढा कर रहा है। लेबनान के साथ वही प्लेबुक चलाई जा रही है जैसी गज़ा के साथ चलाई गई थी, और यही प्लेबुक अब ईरान के साथ खोली और खेली जा रही है। ये प्लेबुक समझ गए तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठेगा। 4 पॉइंट हैं, नोट करते जाइए। पहला पॉइंट, पिछले साल जनवरी में हमास से भी कहा गया था कि हथियार डाल दो, गज़ा से कंट्रोल छोड़ दो। यहाँ भी रिजीम चेंज की कोशिश हुई थी और ईरान में भी। दूसरा पॉइंट, गज़ा में ताकत के ज़रिए समझौता करवाने की कोशिश हो रही थी। बहुत इंटेंस बमबारी की जाती गज़ा में और बोला जाता कि आपकी वजह से लोग मर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, हमास को भी पहले टेम्परेरी सीज़ फायर मानने के लिए दबाव डाला गया था जैसा ईरान में हुआ, लेकिन हमास परमानेंट सीज़ फायर की बात करता रहा जैसे ईरान कर रहा था। चौथा पॉइंट ये कि जब हमास ने अपनी मांगों वाला कागज़ अमेरिका और इसराइल को दिया तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन सीज़ फायर की घोषणा हो जाने के बाद ये कहा कि मांगे तो मैच नहीं कर रही है, आपने जो कागज़ पब्लिक किया है वो अलग है और हमें जो दिया है वो एकदम अलग है, जैसा ईरान के साथ करने की कोशिश हो रही है। कल यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर शामिल होंगे। कुशनर और विटकॉफ पे ईरान को रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसलिए वैंस को भेजा गया है। वैंस अभी तो कह रहे हैं कि ईरान ने जो 10 पॉइंट भेजे हैं उनके 3 वर्जन मिले हैं और एक शायद ChatGPT से भी लिखवाया गया है। हालांकि अमेरिका ने खुद बम बरसाने के लिए AI का इस्तेमाल किया है। शांति प्रस्ताव के लिए ChatGPT का इस्तेमाल हो भी गया तो क्या बड़ी बात है। बहरहाल युद्ध रोकने के लिए वैंस ईरान को मना लेंगे, संभव लग रहा है, लेकिन इसराइल कैसे रुकेगा, इसका जवाब जानने के लिए शायद वैंस को ChatGPT से ही पूछना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट पर आज का राजदूत समाप्त करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद, देखते रहिए खबरगांव।